नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार अपने YouTube चैनल में ह्यूमन मशीन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच। पीएच क्या है, पीएच की परिभाषा क्या है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, आखिर में पीएच का प्रयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है। आज हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ इसको स्किप ना करें, अंत तक देखें, पूरी देखें और अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें। हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देख लें एक बार। और आज समझते हैं इसके बारे में कि जो पीएच है, पीएच क्या है। तो पीएच के बारे में मुख्य मुख्य बातें देखते हैं पहले, फिर छोटी छोटी चीज़ों को फिर बड़ा करके देखते हैं एक्चुअल में है क्या पीएच। देखिए, जो पीएच होता है, पीएच को हम इस तरह से लिखते हैं। जो पीएच लिखा होता है, सबसे पहला सवाल बनता है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या है, उसका पूरा नाम क्या हो सकता है पीएच का। तो पहली बात देखते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि उस विलयन के अंदर, जो हमने विलयन ले रखा है, हमें पता नहीं वो हमारा अम्ल है या क्षार है, उस विलयन के अंदर H आयन कितने हैं, यही पीएच है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं, लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है। पीएच का मतलब होता है कि जो हमने विलयन लिया है उसके अंदर हाइड्रोजन के आयन कितने हैं। जैसे हम पहले देख रहे थे कि यदि H+ आयन देता है कोई विलयन तो वह हमारा अम्ल होता है, और यदि उसके अंदर हमें OH- आयन मिलते हैं तो वह क्षार हैं। तो ये जांच करने के लिए हमने एक पीएच का स्केल, जो कि उससे हम पता कर सकते हैं कि वह विलयन जो हमने लिया है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसके लिए हम पीएच का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि वह अम्ल होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, तो देखते हैं। इसका मतलब है कि जो हमने विलयन लिया है उसके अंदर हाइड्रोजन के आयन कितने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पीएच होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा हेडिंग डाल लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ साथ लिखते चलिए इसे। ठीक है, लिखते चलिए। एक बार लिखेंगे तो दिमाग में बात बैठ जाएगी, और यदि हम नहीं लिखते हैं, एक बार देखते हैं, तो लगभग 80% हमारे दिमाग में रहता है, मात्र लगभग। वो भी आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी माइंड से निकल जाएगा। आपको जितना हो सकता है उसको दिमाग में एब्जॉर्ब करना है, और दूसरी बात उसको लिखते चलना है। ठीक है, तो किसी विलयन के, लिखिए इसमें, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सांद्रता के लघुत्तम लघुत्तम कह सकते हैं या लघु गणक कह सकते हैं, लघु गणक का ऋणात्मक ऋणात्मक मान है। ठीक है, तो इस जो हमने अभी पीएच की परिभाषा लिखी है,
इसमें देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। किसी बिलियन में, मान लो कोई बिलियन है हमारे पास, ठीक है, उस बिलियन में पीएच का मान देखें तो ये पता करना है उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है उसके अंदर, उससे पता चलेगा कि वह पीएच, वो जो पीएच है वो अम्ल का है, क्षार का। क्यों? क्योंकि देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर सांद्रता वर्ड लिख रहा है, सांद्रता का मतलब होता है कि जो विलयन लिया है हमने, जो घोल लिया है, अम्ल है या क्षार है, जो भी है, उसकी सांद्रता मतलब गाढ़ापन। देखो समझो, जैसे हमने एक बिलियन लिया और बिलियन के अंदर हमने मान लो पानी लिया, पानी हमने 1 चम्मच चीनी डाल दी, और 1 बिलियन में हमने 10 चम्मच चीनी डाल दी, तो सांद्र कौन सा ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा चम्मच हमने चीनी डाली है, क्योंकि वो गाढ़ा हो गया। जो हमारा सांद्र कहलाता है, यानी कि उसके अंदर जो घुली गई मात्रा है, विलय हमने घोला है, वही सांद्र है। सांद्र मतलब गाढ़ापन, ठीक है। तो उसके अंदर जो है H+ आयन है, उनके लघु गुणक का ऋणात्मक मान ही पीएच कहलाता है। इसका एक सूत्र भी है, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, वहां से आपको याद हो जाएगा। पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये जो चिन्ह लगाया कंसंट्रेशन, यही सांद्रता है। देखिए पीएच जो होता है वो ऋणात्मक, ये आ गया ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक माइनस गुणक, सांद्रता के गुणक, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, ये सांद्रता का चिन्ह है, जिसे हम सांद्रता बोलते हैं, इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है पीएच। ऐसे याद करो कि पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ये इसका फॉर्मूला है। यहां से याद कीजिए, पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा पीएच का फॉर्मूला हो गया। पर हमने पीएच के बारे में थोड़ा जाना, पर क्या हमें पता है ये पीएच की खोज किसने की थी? पीएच की सब पहले खोज जो हुई थी वो 1909 ईस्वी में हुई थी, और इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन, पीएच की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1909 में, और इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। 1909 किसमें? 1909 में किसने की खोज की? सोरेनसन ने खोज की इसकी। और इसका जो फॉर्मूला है पीएच बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, याद हो गया होगा। अब इसके बारे में देखते हैं। एक इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था जो पीएच होता है वो ये बताता है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो पहले उस एक छोटा सा उसका स्केल बना लेते हैं हम, ठीक है, पीएच का स्केल। यहां से देखो, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना, ठीक है। पीएच पैमाना देखते हैं कैसे। ये रहा पीएच स्केल, और ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये इसका स्केल है, पीएच स्केल है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ये पीएच स्केल है। अब हमने कोई भी विलयन लिया और विलयन को चेक किया कि उसका पीएच मान कितना है। यदि उसका पीएच मान 7 से ऊपर आए, कुछ भी आए 7 से ऊपर आता है, तो वह हमारा क्षारीय होगा। वह क्या होगा? क्षारीय, यानी कि वो क्षार होगा। उसके अंदर क्या होगा? जो हमने विलयन लिया है उसका, ये कोई पात्र है, कोई भी बर्तन है, और इसके अंदर हम कोई भी विलयन भरा हुआ, विलयन मतलब कोई भी रसायन भरा हुआ है, ठीक है,
पता नहीं वो अम्लीय क्षार है। जैसे हम इसके अंदर पीएच मीटर से रीडिंग लेते हैं और उसकी रीडिंग यदि 7 से अधिक आ जाए तो समझ जाइए कि वह क्या है, एक क्षार है। यानी कि यदि इसका मान हम पीएच पैमाने में देखते हैं कि 7 से अधिक 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, कुछ भी आ रहा है आगे 14 तक, तो वह क्या है, एक क्षार है। और यदि उसका पीएच मान 7 से कम आ रहा है, 0 तक, 7 से कम कितना भी आए, 7 से कम कितना भी आए, तो वह क्या होगा हमारा, वह होगा हमारा अम्ल। देखिए यदि उसका पीएच मान 6 आए, 4, 5, 6 कुछ भी आता है, तो वो क्या होगा हमारा अम्लीय होगा। वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय, यानी कि वो अम्ल होगा। ठीक है। और यहाँ जो हमने बीच में 7 लिखा है, यदि पीएच मान उस विलयन का जिसको हम देख रहे हैं 7 आता है, तो वह उदासीन होगा। उदासीन होगा, उदासीन। अब उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन का मतलब है कि वो ना ही अम्ल है ना ही वो क्षार है, वह है हमारा, उदाहरण के लिए देखते हैं हम यहाँ पर, जल या नमक। या तो वह जल होगा या वो नमक होगा। यदि 7 से ज़्यादा है तो क्षार होगा, 7 से कम है तो वह अम्ल होगा, और 7 है तो वो नमक होगा या जल होगा। ओके, यानी कि पीएच पैमाना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि उदासीन विलयन जो होता है, उदासीन यानी कि जिसका पीएच मान 7 हो वह उदासीन कहलाता है, और उसका पीएच मान 7 होगा, जैसे कि जल और लवण। जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया था कि उदासीन जो होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है, जल या नमक। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर हम दूसरा देख रहे हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। देखो यहाँ पर 7 से कम अम्लीय होगा, और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया वो। अब आगे देखिए, जो हमारा अम्ल क्षार लवण है, इसका दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ पर है? ठीक है, देखते हैं हमारे जीवन में पीएच का महत्व देखते हैं। हमारे जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कि पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व देखते हैं कि पहले इसको लिख लेते हैं फटाफट, फिर समझते हैं। हमारे शरीर, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl, HCl अम्ल, हमारा जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, रहता है, अम्ल रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसका पीएच मान, पीएच मान 1 के लगभग होता है। इससे
पेट में इससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे कम करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं स्टार्ट से। जो पाचन तंत्र में हमारा पीएच का महत्व क्या है। जो हम खाना खाते हैं वह हमारा आमाशय में जाता है और आमाशय का जो पीएच होता है वो लगभग 1 होता है। जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है और हमारे आमाशय में HCl नाम का अम्ल होता है और जिसका पीएच मान 1 होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर समझते हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl अम्ल रहता है जो हमारे शरीर को, हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। पर इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 1 होता है। इससे हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे कम करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एक दवाई है। ठीक है, हमने खाना खाया और हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है और हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड मतलब क्षार। और जब क्षार हमने खाया, पेट में अम्ल बन रहा है और वो दोनों मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे लवण और जल। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब अम्ल और क्षार दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है। तो यही ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर है। जब पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है, तो हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे पेट में अम्ल बन रहा था उस अम्ल के प्रभाव को वह कम कर देता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट देखो इसका अगला पॉइंट है इसका पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। नंबर 2, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच का मान बढ़ने व घटने की वजह से दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है वह देखते हैं इसमें। ठीक है, देखो, जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो मुंह में बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनता है। जब मुंह का पीएच मान
pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में इनेमल, जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में जो दांतों की परत होती है ऊपर वाली, उसे बोलते हैं इनेमल। तब कम हो जाता है तब दांत की ऊपरी परत इनेमल क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको। जब हम कुछ मीठा पदार्थ खाते हैं, कोई शर्करा युक्त यानी कि कोई भी मीठा पदार्थ, ठीक है, और जब खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उस शर्करा को अपघटित करके अम्ल की मात्रा को कम कर देते हैं, और हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो लगभग 5.5 होता है, 5.5 होता है। और जब इससे कम हो जाता है पीएच मान, जब इससे पीएच मान कम हो जाता है मुंह का 5.5 से कम, तो क्या होता है, जो दांत होती है, दांत की ऊपरी जो परत होती है जो इनेमल की बनी होती है वह क्षतिग्रस्त होने लगती है, यानी वो खराब होने लगती है, दांत खराब होने लगती है, ऊपरी परत बेकार होने लगती है, तो उसको क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारे मुख में जो पीएच मान बढ़ गया है, अम्ल बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और टूथपेस्ट में हमारा क्षार होता है। जब अम्ल बढ़ा मुंह में तो हमने क्षार लिया टूथपेस्ट से और किया, जिसकी वजह से अम्ल जो था, अम्ल का प्रभाव क्षार की वजह से रुक जाता है, और वह रिएक्शन अम्ल की मात्रा कम होने लगती है, और हमारा क्षार उस अम्ल की जो मात्रा है उसको कम कर देता है, और दांत की जो हमारी ऊपरी परत है इनेमल, वह नुकसान होने से बच जाता है उसका। ठीक है, इसको उतार लीजिए। अगला पॉइंट है कि जो अम्ल हैं, अम्ल के प्रयोग से हम बर्तन पर लगे जो धब्बे होते हैं उसे कैसे दूर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 3, जो अम्ल के उपयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना। ठीक है, किसी बर्तन पर कोई धब्बा लग गया है, उसे अम्ल की सहायता से कैसे दूर करते हैं। ठीक है, देख समझते हैं। कॉपर के बर्तन यानी कि तांबे के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। अब भास्मिक ऑक्साइड क्या है, भास्मिक कॉपर की ऑक्साइड क्या है, इसका मतलब ये है, कॉपर तो आप जानते होंगे, तांबा, ऑक्साइड मतलब उसके ऊपर जमने वाली जंग जो हल्की नीले और काले कलर की होती है। ठीक है, तो जो भास्मिक, जो उसके ऊपर क्या जम जाती है, परत जम जाती है, उसकी वजह से, उस चमक की वजह से उसकी क्या चली जाती है, चमक चली जाती है, उस धातु की क्या चली जाती है, चमक चली जाती है, और चमक कैसे हो जाता है, वो बिल्कुल भद्दा भद्दा धब्बे हो जाते हैं उसके ऊपर। तो उस धब्बों को दूर करने के लिए जो नींबू होता है, नींबू के अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उसके रस में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और उस सिट्रिक अम्ल की वजह से हमने एक नींबू लिया, नींबू को काटें, और काटने के बाद उस टुकड़े को उस धातु के जो धब्बे वाला स्थान है उस पर रगड़ें, उस टुकड़े को, और रगड़ने की वजह से जो पहले चमक थी उस धातु की, उस बर्तन की, बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा, धब्बा बिल्कुल साफ। इसका मतलब जो नींबू था, नींबू के अंदर हमारे अम्ल था,
और अम्ल की वजह से वह धब्बा साफ हो गया। ठीक है, तो नींबू के अंदर क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अतः बर्तन को नींबू के टुकड़े से रगड़ कर साफ कर देने से बर्तन की चमक वापस लौट आती है। जैसा पहले बर्तन था वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे पशु होते हैं, पशु अपनी रक्षा के लिए या काटते हैं या डंक मारते हैं या लड़ते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे जीव भी होते हैं जो हमसे लड़ नहीं सकते, तो वह डंक मारते हैं और उनके डंक में अम्ल की मात्रा होती है जिसकी वजह से हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है। जैसे कि मधुमक्खी, यहाँ देखते हैं, मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल होता है। क्या होता है, जब वो डंक मारती है उस अम्ल उसके साथ क्या करती है, वो एक अम्ल छोड़ देती है डंक में, और जिसकी वजह से हमें क्या हो, जिसके कारण क्या होता है, हमें दर्द जलन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है उसका। डंक मारे गए इस अंग पर आप यदि बेकिंग सोडा लगा लें तो हमें आराम होगा। यदि हम बेकिंग सोडा लगा लें तो हमें आराम होगा। देख समझते हैं कैसे। यहाँ पर मधुमक्खी ने काटा, उसके डंक में क्या गया, अम्ल गया, और अम्ल जब अंदर गया तो अम्ल की वजह से हमें पीड़ा होती है, और अब हम उसे अम्ल के प्रभाव को खत्म करना है तो क्या करना होगा, उस पर क्षार लगाना होगा, और क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बना लेता है और अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा लगा लेंगे। सोडा क्या होता है, हमारा क्षार होता है। अम्ल मधुमक्खी ने इंसर्ट कर ही दिया है, ऊपर से क्षार लगा दिया, तो क्या होगा, वह रिएक्शन जो अम्ल का प्रभाव रुक जाएगा और हमें आराम मिलने चालू हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।